10 ऐसे नेता जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी छोड़ी और सफल हुए। नंबर 10 पर आते हैं राम अचल राजभर जी। यह वो नेता हैं जिन्होंने दशकों तक बहुजन समाज पार्टी का झंडा अपने कंधे पर ढोया। मायावती जी की सरकार में परिवहन और बेसिक शिक्षा जैसी मलाईदार मंत्रालयों के कैबिनेट मंत्री रहे। इतना ही नहीं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी भी संभाली। बहुजन समाज पार्टी में इनकी हैसियत ऐसी थी कि इनके कहे बिना पूर्वांचल में पत्ता भी नहीं हिलता था। लेकिन राजनीति में वफादारी की मियाद बहुत छोटी होती है। साल 2021 के जिला पंचायत चुनावों में इन पर भीतरघात और बगावत का ठप्पा लगा। बहन जी ने बिना एक पल गवाए इन्हें पार्टी में से दूध में से मक्खी की तरह बाहर फेंक दिया। अब जिसे सड़क पर छोड़ दिया जाए वो चुप तो बैठेगा नहीं। इन्होंने तुरंत समाजवादी पार्टी की साइकिल की सवारी कर ली। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में अकबरपुर सीट से ताल ठोकी और जीत दर्ज करके अपनी ताकत का लोहा मनवाया। अब जरा आज की हकीकत भी जान लीजिए। राम अचल राजभर जी आज समाजवादी पार्टी में एक मजबूत पिछड़े चेहरे के रूप में मौजूद हैं। विधायक हैं, संगठन में रुतबा है, लेकिन साइकिल की पिछली सीट पर बैठकर वो पहले वाला एक छत्र राज और सुपर पावर कभी दोबारा हासिल नहीं कर पाए। नंबर 9 पर आते हैं इंद्रजीत सरोज जी। कौशाम्बी और प्रयागराज की सियासत में पारसी समाज का ये सबसे बड़ा और दबंग चेहरा माने जाते थे। बहुजन समाज पार्टी से 4 बार विधायक रही और मायावती जी की सरकार में समाज कल्याण मंत्री का रसूखदार पद संभाला। पार्टी में नंबर 2 के नेताओं में इनकी गिनती होती थी, लेकिन साल 2017 में अचानक इनके सब्र का प्याला छलक गया। इन्होंने खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मायावती जी पर पैसे मांगने और अपमानित करने का सीधा आरोप ठोक दिया। पार्टी से विदाई तय थी और इन्होंने खुद ही किनारा कर लिया। इसके बाद इन्होंने लाल टोपी पहन ली और समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। अखिलेश यादव जी ने इन्हें हाथों हाथ लिया और पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। साल 2022 में यह मंझनपुर सीट से धमाकेदार तरीके से विधायक बने। लेकिन रुकिए, सियासत की पिक्चर में ट्विस्ट अभी बाकी है। आज की तारीख में इंद्रजीत सरोज जी समाजवादी पार्टी की PDA फॉर्मूले के मुख्य दलित सिपहसालार हैं। विपक्ष में सपा की तरफ से जोरदार आवाज़ उठाते हैं। इनका राजनीतिक कद आज भी बहुत मजबूत है। हालांकि हाथी की सवारी छोड़कर साइकिल पर आने के बाद इन्हें मंत्रालय की लाल बत्ती का सुख अभी तक नसीब नहीं हुआ है। नंबर 8 पर आते हैं बाबू सिंह कुशवाहा जी। साल 2007 से 2012 के बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस नाम का जो खौफ और जलवा था वो किसी से छिपा नहीं है। इन्हें मायावती जी का दायां हाथ और सरकार का अघोषित मुख्यमंत्री कहा जाता था। इनके सारे पर बड़े बड़े अफसर पानी भरते थे। फिर आया बहुचर्चित NRHM घोटाला। जैसे ही सरकार पर आंच आई, मायावती जी ने अपनी छवि बचाने के लिए साल 2011 में बाबू सिंह कुशवाहा जी की बलि ले ली और उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद जेल की हवा, CBI के छापे और राजनीति का अंधकार शुरू हुआ। इन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई जिसका नाम रखा अधिकार पार्टी। सालों तक गुमनामी और अदालतों की चक्कर काटी, मगर असली बाजीगर वही है जो हारे हुए दाव को पलट दे। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन का दामन थामा, जौनपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और सबको चौंकाते हुए सीधे संसद पहुंच गए। आज की तारीख में बाबू सिंह कुशवाहा जी देश की सबसे बड़ी पंचायत के माननीय सांसद हैं। इनका राजनीतिक पुनर्जन्म तो हो गया और रुतबा भी वापस लौट आया, लेकिन पुराने घोटालों के मुकदमों की तलवार आज भी इनके सिर पर लटक रही है। नंबर 7 पर आते हैं RK चौधरी जी। यह कोई आम नेता नहीं है, बल्कि मान्यवर कांसीराम जी के साथ मिलकर वामसेप और बहुजन समाज पार्टी की नींव रखने वाले संस्थापक सिपहसालारों में से एक हैं। पारसी समाज पर इनकी पकड़ लोहे जैसी मजबूत रही है। मायावती जी के कैबिनेट में कई बार भारी भरकम मंत्री रहे, लेकिन RK चौधरी जी की फितरत झुकने वाली नहीं थी। जब जब पार्टी के अंदर मायावती जी की कार्यशैली से मतभेद हुए, उन्होंने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। इन्होंने कई बार पार्टी छोड़ी, अपनी पार्टी BS4 बनाई
फिर लौटे और फिर 2016 में टिकट बेचने का गंभीर आरोप लगाकर हमेशा के लिए हाथी से उतर गए। इसके बाद इन्होंने लंबा संघर्ष देखा, कई चुनाव हारे, लेकिन अपनी सियासी जमीन नहीं छोड़ी। अब जरा इनका असली मास्टर स्ट्रोक देखिए। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर मोहनलालगंज जैसी वीआईपी सीट से ताल ठोक दी। सामने केंद्र सरकार के कद्दावर केंद्रीय राज्य मंत्री थे RK चौधरी जी ने उन्हें धूल चटा दी और ऐतिहासिक जीत दर्ज करके सांसद बन गए। आज की तारीख में यह संसद में बैठकर दहाड़ रहे हैं। इनका राजनीतिक वजूद आज बेहद चमक रहा है। हालांकि अपनी मुंहफट शैली की वजह से अपनी ही नई पार्टी में कई बार विवादों को भी न्योता दे बैठते हैं। नंबर 6 पर आते हैं लालजी वर्मा जी। अंबेडकर नगर के इस मजे हुए खिलाड़ी को बहुजन समाज पार्टी की नीतियों का दिमाग कहा जाता था। साल 2007 में जब मायावती जी पूर्ण बहुमत की सरकार में आई तो लालजी वर्मा जी को वित्त और संसदीय कार्य जैसा सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय सौंपा गया था। विधानसभा में विपक्ष के हर हमले का जवाब यही देते थे। लेकिन साल 2021 में वक्त का पहिया ऐसा घुमा कि पार्टी सुप्रीमो को अपनी इसी सबसे भरोसेमंद वित्त मंत्री में गद्दारी नजर आने लगी। जिला पंचायत चुनाव के दौरान इन्हें अचानक पार्टी से निकाल बाहर किया गया। लालजी वर्मा जी ने दिल पर पत्थर रखकर सीधे समाजवादी पार्टी का रुख किया। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में इन्होंने कटेहरी सीट जीती, लेकिन इनकी भूख यहीं शांत नहीं हुई। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने इन्हें अंबेडकर नगर लोकसभा सीट से मैदान में उतारा। इन्होंने वहां भाजपा के मजबूत प्रत्याशी को पटखनी दी और संसद में कदम रख दिया। आज की तारीख में लालजी वर्मा जी का राजनीतिक रसूख 7वें आसमान पर है। वह संसद के सदस्य हैं, कुर्मी वोट बैंक के बेताज बादशाह बने हुए हैं और अंबेडकर नगर की सियासत में आज भी उनका सिक्का खनक रहा है। नंबर 5 पर आते हैं दारा सिंह चौहान जी। भारतीय राजनीति में मौसम का मिजाज इनसे बेहतर कोई नहीं भाप सकता। बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर यह राज्यसभा भी पहुंचे और साल 2009 में घोसी से लोकसभा सांसद भी बने। लोकसभा में बसपा संसदीय दल के नेता भी रहे। जब इन्होंने देखा कि हाथी की रफ्तार अब धीमी पड़ रही है तो साल 2015 में इन्होंने बिना वक्त गवाए पाला बदला और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। साल 2017 में भाजपा ने इन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया और वन एवं पर्यावरण विभाग सौंपा। 5 साल तक सत्ता की मलाई खाई, लेकिन 2022 के चुनाव से ठीक पहले हवा का रुख उल्टा समझकर यह समाजवादी पार्टी में कूद गए। सपा से विधायक तो बन गए, लेकिन सरकार भाजपा की बन गई। अब बिना सत्ता के रहना इनके स्वभाव में नहीं था। इन्होंने 2023 में सपा की विधायकी से इस्तीफा दिया और फिर भाजपा में लौट आए। घोसी के उपचुनाव में जनता ने इन्हें बुरी तरह से हरा दिया, पर किस्मत के धनी देखिए, भाजपा ने इन्हें विधान परिषद का सदस्य बनाया और दोबारा योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया। आज की तारीख में दारा सिंह चौहान जी मंत्री जरूर हैं, लेकिन बार बार दल बदलने की वजह से जनता के बीच इनकी सियासी साख पर ऐसा बट्टा लगा है कि जमीन पर अपनी खुद की सीट जीतना भी इनके लिए टेढ़ी खीर हो चुका है। नंबर 4 पर आते हैं ओम प्रकाश राजभर जी। पूर्वांचल की राजनीति में बयानों के सबसे बड़े पटाखे और सुलेहदेव भारतीय समाज पार्टी के सर्वे सर्वा। 90 के दशक में यह कांशीराम जी के साथ बहुजन समाज पार्टी के बेहद वफादार और जमीनी कार्यकर्ता हुआ करते थे। पूर्वांचल के गांवों में साइकिल चलाकर पार्टी का कैडर खड़ा किया, लेकिन जब इन्हें महसूस हुआ कि मायावती जी के राज में सिर्फ एक ही नेता का हुक्म चलेगा और राजभर समाज को उसका वाजिब हक नहीं मिलेगा, तो इन्होंने 2002 में बगावत कर दी और अपनी अलग पार्टी बना ली। सालों तक जमीन पर पसीना बहाया और राजभर वोटों की ऐसी मजबूत जाकी तैयार की कि बड़े बड़े सूरमा इनके दरवाजे पर माथा टेकने लगे। साल 2017 में भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और कैबिनेट मंत्री बने। फिर 2022 में अखिलेश यादव जी के साथ जाकर भाजपा को खूब कोसा। उसके बाद 2023 में एक बार फिर से U-टर्न मारा और नरेंद्र मोदी जी के NDA में शामिल हो गए। इसके बाद 2024 में दोबारा उत्तर प्रदेश सरकार में पंचायती राज मंत्री की कुर्सी हासिल कर ली। आज की तारीख में ओम प्रकाश राजभर जी सत्ता के मजे ले रहे हैं और मंत्री हैं। राजनीति में इनकी सौदेबाजी की ताकत बेजोड़ है, लेकिन अपनी पलटी मार छवि के चलते राजनीतिक पंडित इन्हें कभी भी किसी एक पाले का
स्थायी खिलाड़ी नहीं मानते। नंबर 3 पर आते हैं डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी। मान्यवर कांशीराम जी के सबसे करीबी वैचारिक साथी और बहुजन आंदोलन के असली आधार स्तंभ। इन्होंने अपना पूरा जीवन कुर्मी और अति पिछड़े समाज को सत्ता में हिस्सेदारी दिलाने के लिए झोंक दिया। जब 1995 में बहुजन समाज पार्टी की कमान पूरी तरह मायावती जी के हाथों में केंद्रित होने लगी तो डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी ने खुलकर विरोध दर्ज कराया। उन्हें पार्टी से किनारे किया गया तो उन्होंने उसी साल 1995 में अपना दल नाम से एक नई राजनीतिक शक्ति की नींव रख दी। उन्होंने बनारस, मिर्जापुर, प्रयागराज और कानपुर के कुर्मी समाज को एक ऐसा मजबूत मंच दिया जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति का पूरा संतुलन ही बदल दिया। भले ही एक सड़क हादसे में उनका दुखद निधन हो गया, लेकिन उनके द्वारा बोया गया सियासी बीज आज एक विशाल वट वृक्ष बन चुका है। आज की तारीख में उनकी बेटी अनुप्रिया पटेल जी केंद्र सरकार में लगातार कई बार से केंद्रीय मंत्री हैं। उनकी पार्टी अपना दल सोनीलाल उत्तर प्रदेश में एनडीए की सबसे भरोसेमंद सहयोगी है और उत्तर प्रदेश में विधायक तथा एक सांसद के जरिए सत्ता में अपनी मजबूत मौजूदगी बनाए हुए हैं। नंबर 2 पर आते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी। बहुजन समाज पार्टी में मायावती जी के बाद अगर किसी का डंका बजता था तो वो यही थे। यह पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, कद्दावर कैबिनेट मंत्री रहे और 2012 से 2016 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से सरकार की ईंट से ईंट बजाते रहे। टीवी डिबेट से लेकर सदन तक बहन जी के हर फैसले का सबसे आक्रामक बचाव यही कहते थे। लेकिन 2017 के चुनाव से ठीक पहले साल 2016 में इन्होंने मायावती जी पर पैसे लेकर टिकट बांटने का सनसनीखेज आरोप लगाया और हाथी को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। उसके बाद भाजपा में शामिल हुए और 2017 में योगी सरकार में श्रम मंत्री की मलाईदार कुर्सी हासिल की। बेटी संघमित्रा मौर्य जी को भाजपा से सांसद भी बनवा लिया। लेकिन असली बर्बादी की कहानी साल 2022 में शुरू हुई। चुनाव से ऐन पहले अति आत्मविश्वास में आकर इन्होंने भाजपा छोड़ी और समाजवादी पार्टी में चले गए। नतीजा यह हुआ कि अपनी खुद की फाजिलनगर सीट से चुनाव पूरी तरह हार गए। इसके बाद रामचरितमानस और धार्मिक मुद्दों पर विवादित बयानबाजी करके ऐसे फंसे कि फरवरी 2024 में इन्होंने खुद समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता, राष्ट्रीय महासचिव पद और विधान परिषद सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद इन्होंने अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी बना ली। आज की तारीख में स्वामी प्रसाद मौर्य जी की राजनीति का हालत धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का जैसी हो चुकी है। इन्होंने अपनी नई पार्टी तो जरूर बना ली, लेकिन आज ये पूरी तरह सियासी हाशिए पर हैं और अपना पुराना जनाधार बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। नंबर 1 पर आते हैं ब्रजेश पाठक जी। यह बहुजन समाज पार्टी के उस दौर के सबसे बड़े सितारे थे जब पार्टी ने सोशल इंजीनियरिंग का ऐतिहासिक दांव खेलकर 2007 में ब्राह्मण और दलित गठजोड़ से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। ब्रजेश पाठक जी बसपा के ब्राह्मण चेहरे के सबसे बड़े रणनीतिकार थे। साल 2004 में उन्नाव से लोकसभा सांसद बने और बाद में 2008 में राज्यसभा भी पहुंचे। लेकिन जब इन्होंने देखा कि 2012 की हार के बाद बसपा का सोशल इंजीनियरिंग वाला फॉर्मूला पूरी तरह बिखर चुका है और पार्टी का जहाज डूब रहा है, तो इन्होंने साल 2016 में समय रहते छलांग लगाई और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। साल 2017 में भाजपा सरकार बनी तो इन्हें कानून मंत्री की अहम जिम्मेदारी दी गई। इसके बाद इन्होंने संगठन और जनता के बीच ऐसी जबरदस्त पैठ बनाई कि साल 2022 में पार्टी ने इन्हें सीधे उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम बना दिया। साथ में स्वास्थ्य जैसा विशाल विभाग भी इनके पास है। आज की तारीख में ब्रजेश पाठक जी अपनी सफलता के शिखर पर हैं। वह उत्तर प्रदेश की सत्ता के दूसरे सबसे ताकतवर केंद्र हैं, राज्य के सबसे प्रमुख ब्राह्मण चेहरे के रूप में स्थापित हैं और लखनऊ से लेकर दिल्ली तक उनके नाम का डंका पूरी मजबूती से बज रहा है।